तो बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो थोड़ा वीक रहते हैं, चाहे वो बोन्स को लेकर हो, डेवलपमेंट जल्दी थक जाते हैं। पेरेंट्स को देखना चाहिए उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए। उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, उनकी जो हेड है वो फॉरवर्ड हो जाता है, और एक बार अगर परमानेंट चेंजेस हो गया तो उसको रिवर्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आपने बताया कि आजकल स्क्रीन टाइम या बैग जो कैरी करते हैं बच्चे, उसकी वजह से उनके पोस्चर पे प्रॉब्लम। तो बैग को कैरी करने का सही तरीका रखें। दो तरीके के पोस्चरल चेंजेस होते हैं। एक तो होता है ये जो पेन बार बार बच्चे बोलते हैं, हमें लेग में हो रहा है, हमें बैक एक हो रहा है, कौन सा ऐसा वार्निंग साइंस हैं? उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, उनकी जो हेड है वो फॉरवर्ड हो जाता है। स्पेशल मेरा मैसेज है पेरेंट्स, बच्चा रोज कंप्लेन कर रहा है, चाहे वो बैक पेन हो चाहे नेक पेन हो। आई साइट जो इतनी वीक हो रही है, वाकई बच्चे छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही हैं, इसमें मसल्स को रिपेयर किया जा सकता है। तो आई साइट जो प्रॉब्लम, उसको भी क्या रिवर्स किया जा सकता है? आजकल का ट्रेंड बन गया है कि चलो सबको ही चश्मा लग रहा है। एक्सरसाइज के पैटर्न होते हैं, ये सब करके आप अपने एक्सरसाइज को ओवरऑल अगर आप कहते हो कि किसी के मसल्स बन ही नहीं रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं बच्चों के, तो उनकी भी आपने बोला था कि उनको रिवर्स किया जा सकता है। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि ओवरलुक्ड होती हैं और कई बार इग्नोर हो जाती हैं। कब जाना है हमें डॉक्टर पास, या कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है? कि आपका बच्चा झुक के चल रहा है तो आप उसको वही वार्निंग साइन समझ। पर डे 60 मिनट एक्सरसाइज रिक्वायर होती है एक अच्छी बॉडी बिल्ड के लिए। अर्ली स्टेज में गर्ल चाइल्ड के लिए क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी अवेयरनेस आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि क्या उनको करना चाहिए? पीरियड साइकिल है वो बहुत अर्ली एज में भी देखने जी। को मिल रही है। 8 ईयर के गर्ल्स साइड में या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ये प्रॉब्लम आई, तो मेन हमारा कंसर्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अर्ली स्टेज में आप वैक्सीनेटेड करा लेती हैं, उतने ही चांसेस कैंसर को ना होने से आप बचाते हैं। और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स मेजर जो दिखती हैं बच्चों में आजकल? फैटी लिवर का है। आजकल बहुत सारे यंग चाइल्डहुड में फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या रिलेशन है फैटी लिवर के साथ, तो कैसे रिवर्स कर? हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल, जहां पर हम बहुत सारे अवेयरनेस के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे, चाहे वो हेल्थ से जुड़े हों या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़े हों। बहुत सारे टॉपिक्स जो आप जानना चाहते हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। आज जो पॉडकास्ट है वो हमारे बच्चों से जुड़ा है। हमारे बच्चों की हेल्थ कंसर्न्स, बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे कंसर्न्स हैं बच्चों की हेल्थ से लेकर। तो आज का टॉपिक उसी से जुड़ा है कि कैसे हम अपने बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, उनके सिटिंग पोस्चर हैं, या उनकी जो भी आगे बोन्स की ग्रोथ, मसल्स को लेकर जो उनके मसल्स डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। और स्पेशली हमारे गर्ल चाइल्ड से जुड़े भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं पेरेंट्स को। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, हमारे बच्चों की हेल्थ से जुड़ी अवेयरनेस के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर प्रीति, जिनको कि मोर देन 20 ईयर का एक्सपीरियंस है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, और अभी वो डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं रिहैब्रिक्स हेल्थ केयर। सो डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी। सो डॉक्टर प्रीति, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आए, पेरेंट्स को बहुत मेजर कॉमन कंसर्न्स हैं कुछ। तो बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है, पेरेंट्स को उसका बहुत टेंशन रहता है। उनकी हाइट कम है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो थोड़ा वीक रहते हैं, चाहे वो बोन्स को लेकर हो, डेवलपमेंट जल्दी थक जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। सो क्या ये जो कंसर्न्स पेरेंट्स को हैं ग्रोथ को लेकर, फिजिकल ग्रोथ को लेकर, कि क्या फिजियोथेरेपी बच्चों को हेल्प कर सकती है, या पेरेंट्स को फिजियोथेरेपी की तरफ देखना चाहिए उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए? यस, फिजियोथेरेपी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर सकती है, क्योंकि आजकल की जो किड्स हैं, अगर उनकी लाइफस्टाइल देखा जाए तो बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। यानी कि वो एक तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, आउटडोर गेम नहीं है, और पूरा दिन वो सिटिंग जॉब में रहते हैं, स्कूल में भी सिटिंग है, और फिर घर पे भी आके वो ज़्यादातर अपना टाइम स्क्रीन टाइम पे देते हैं, या फिर अगर वो ट्यूशन भी जा रहे हैं तो वहाँ भी सिटिंग है। तो अगर हम ओवरऑल आउटकम देखा जाए तो बच्चों का जो फिजिकल क्राइटेरिया है, जो नेचुरल उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से मिसिंग है। और इसी की वजह से जो भी बच्चे हैं उनमें मसल्स जो
कंटेंट होना चाहिए वो भी लेस होता जा रहा है, यानी कि बोनी स्केलेटन लाइक अपीयरेंस बच्चों में देखने को जी। मिलता है, मसल बल्क नहीं होता। अगर वो अच्छे हाइट के भी हैं, अच्छा बिल्ड भी है, तो उनका कहीं ना कहीं पोस्चर बेकार है, क्योंकि वो हैवी बैग रोज कैरी करते हैं, जिसका लेने का तरीका उनको गलत गलत तरीके से वो उसको हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से डेली प्रेशर पड़ पड़ के एक कांस्टेंट प्रेशर पोस्चर डिटोरिएशन हो जाता है। उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, उनकी जो हेड है वो फॉरवर्ड हो जाता है और झुक कर चलना शुरू कर देते हैं। जी, जी। तो ये सब प्रॉब्लम एक ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे करके जब आप उसको हैबिट में ले लेते हैं और अननोइंगली लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप ट्रू। किड्स को नहीं पता होता जी। कि वो किस पैटर्न में मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ये फिजिकल अपीयरेंस में दिखने लगता है या पेरेंट्स इसको नोटिस करते हैं, तब तक बहुत देर तो हो चुकी होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट चेंजेस अंदर बोन में होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब अगर तब भी जो पेरेंट्स होते हैं उनको रोकें या उनको उस पोस्चर को कंसीडर करें कि नहीं ये बैड पोस्चर है, या हमारा बच्चा झुक के चल रहा है, या वो ढंग से खड़ा नहीं हो रहा है, या अकॉर्डिंग टू एज उसकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है, चाहे वो बोन्स को लेकर हो, चाहे वो मसल्स बल को लेकर हो, अगर नहीं हो रहा है तो उनको सही टाइम पे अपने डॉक्टर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आजकल स्क्रीन टाइम जी। या बैग जो कैरी करते हैं बच्चे, उसकी वजह से उनके पोस्चर पे प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल। तो पोस्चर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं अपने घरों में भी देखते हैं, आसपास देखते हैं बच्चे स्क्रीन टाइम तो ना चाहते हुए भी हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे स्कूल में ही स्मार्ट बोर्ड्स हैं, बहुत सारा काम उसी पे ही वो देख कर करते हैं, और मोबाइल टैब तो है ही उनके पास। तो पोस्चर कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है बच्चों का। और ये पोस्चर का जो बिगड़ना, जिस तरह वो झुककर बैठते हैं, वो चलते हैं, बिगड़ा हुआ पोस्चर, ये भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि दो तरीके के पोस्चरल चेंजेस होते हैं, एक तो होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। जी। तो अभी जो बच्चों में देखने को मिलता है वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, क्योंकि परमानेंट बोनी में कोई चेंजेस होने में काफी टाइम लगता है। तो अगर हम अभी अर्ली स्टेज में किसी भी बैड पोस्चर को करेक्शन करते हैं, क्योंकि वो मसल्स से हुआ होता है, राइट, मसल्स उसको मैनिपुलेट कर रही होती है। अगर हम करेक्ट पोस्चर करेंगे तो मसल का अलाइनमेंट हम प्रॉपर कर पाएंगे, मसल्स का जो रोल है वो हम प्रॉपर मतलब फंक्शन करेगा, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी अलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तब जाके वो परमानेंट चेंजेस में जी। कन्वर्ट होता है, और एक बार अगर परमानेंट चेंजेस हो गया तो उसको रिवर्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बोन्स में चेंज हो गया है। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर हम कोई भी पोस्चर की बात करते हैं, किसी भी करेक्शन की बात करते हैं, तो हम उसको काफी हद तक उसको रीअलाइन कर सकते हैं या उसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हैवी बैग पैक करने से क्या होता है, एक तो शोल्डर हमारे आगे झुक जाते हैं, शोल्डर झुकने से हमारा हेड आगे आ जाता है। अब इस पोस्चर को हम करेक्शन कैसे करेंगे? जस्ट प्लेसमेंट ऑफ बैग, करेक्ट प्लेसमेंट करने से ही हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। सपोज स्ट्रैप को दोनों शोल्डर पे लेंगे, जैसे ही दोनों शोल्डर पे रहेंगे ऑटोमेटिक आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, राइट। आपकी एक चेस्ट स्ट्रैप भी होती है बैग में, आपने देखा होगा, उस चेस्ट स्ट्रैप को भी आपको लगाना है, जिससे आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ना ज्यादा पीछे जाए ना ज्यादा आगे जाए। तो ये सब स्ट्रैप जो बैग में दिए होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो बैग को कैरी करने का सही तरीका रखें। जैसे ही आप बैग को अलाइन करेंगे, आपका जो हेड आगे फॉरवर्ड बेंड हो रहा है वो ऑटोमेटिक अपने न्यूट्रल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी जो आपके नेक मसल में स्ट्रेन पड़ रहा था, जो आपके बैक मसल में स्ट्रेन पड़ रहा था, और जो आपकी शोल्डर मसल पे स्ट्रेन पड़ रहा था, उसको आपने रीअलाइन कर दिया। तो अपने आप अपनी मसल अपने फंक्शन को नॉर्मल तरीके से करेगी। आपका जो पेन बच्चों में अर्ली साइन देखने को मिलते हैं कि अर्ली एज में जी, बच्चों जी। को बैक पेन हो रहा है, हाँ, नेक पेन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जी। इसी से ही कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको बैक एक हो रहा है, नेक में पेन वो हो रहा है। तो उनको जो ये पेन की कंप्लेंट हो रही है, जी। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स का इस चीज़ के ऊपर कंसर्न है कि ये जो पेन बार-बार बच्चे बोलते हैं, हमें लेग में हो रहा है, हमें बैक एक हो रहा है, हमें नेक में पेन हो रहा है। तो ये वार्निंग साइन कब दिखता है, या कौन-सा ऐसा वार्निंग साइन्स हैं? देखिए, जब आपको लगता है, स्पेशल मेरा मैसेज ये पेरेंट्स को है, जब आपको लगता है कि आपका बच्चा रोज कंप्लेन कर रहा है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे नेक पेन हो, चाहे वो बोलता है कि नहीं मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, या मैं थक जा रहा हूँ, तो चाइल्डहुड में ये सारी प्रॉब्लम कॉमन नहीं है
है ना, उसको हमें एड्रेस करना है और सही टाइम पे एड्रेस करना जी। है। आपको ये एक्सक्यूज नहीं देना कि हमारा बच्चा कम खाता है या पूरा डाइट नहीं ले रहा है। अगर बच्चा रोज वही कंप्लेन कर रहा है तो आपको उसकी कंप्लेन को एड्रेस करना है कि उसका रिलेशन क्या है, उसका कॉज क्या है, ये फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं है हर बैक पेन, हर नेक पेन पुअर पोस्चर से हो। कई बार ये बोनी पेन आपके विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकता है, जी। ठीक है? तो उसको रूल आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, रादर देन कि अपने आप को होमली एक्सप्लेनेशन दें। आपको चेक करना है क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की कमी से हो रही है। कई बार आपकी जो पेरेंट्स हिस्ट्री होती है या पेशेंट आपको पता ही नहीं होता कि आपके चाइल्डहुड में बच्चों को डायबिटीज हो गया है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। या फ्रिक्वेंटली बहुत स्पीडली आप देख रहे हैं अपने बच्चों में कि आई साइट वीकनेस हो रही है। जी। अगर ये सारे साइन आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंसर्न करने की जरूरत है कि इतनी अर्ली चाइल्डहुड में ये सारी प्रॉब्लम बहुत कॉमनली नहीं देखी जाती है। तो आपको इसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, आपके अपने डॉक्टर से मिलके इसको रीचेक कराना है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में मसल्स का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मसल हमारी इनफ एक्टिव होनी चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी होना चाहिए। मतलब अगर हम किड्स की बात करें, अगर किड्स ये चीज़ें प्रॉब्लम को रोज रिजॉल्व कर मतलब फेस करता है, आपको बताता है, और ये सब होने से वो धीरे धीरे इंटरेस्ट ही खत्म कर देता है। जी। मतलब अगर उसको रोज दौड़ने में पेन हो रहा है तो वो आउटडोर प्ले को ही कुछ ना कुछ बहाने बना के उसको अवॉइड करेगा, ठीक है? तो वो नहीं होने देना है। आपको उसको कंसीडर करिए, उसकी प्रॉब्लम को उसके साथ बैठ के उससे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं खेलना जाना चाहता या फिजिकल एक्टिविटी नहीं क्यों नहीं करना चाहता है। कई बार पेशेंट को फ्लैट फीट होता जी। है ना? जो पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो जिन बच्चों को भी फ्लैट फीट है वो रनिंग नहीं कर पाएंगे, या अगर वो उन बच्चों को आपने फुटबॉल ज्वाइन करा दिया, क्रिकेट ज्वाइन करा दिया, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी और धीरे-धीरे बच्चों में डिमोटिवेशन भी आ जाता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। उसको नहीं पता एग्जैक्ट कॉज। अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, जो उसका पूरा फिजिकल असेसमेंट करेंगे। आपके फिजियोथेरेपिस्ट उसका पूरा फिजिकल असेसमेंट करेंगे, वो खड़ा कैसे होता है, चलता कैसे है, फुट पे क्या वेट जा रहा है, नीज पे क्या वेट जा रहा है। तो फिजिकल एक असेसमेंट के बाद आपको वो गाइड कर पाएंगे कि क्या ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या आपकी कोई बोनी डिफॉर्मिटी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिससे एग्जैक्ट कॉज पता चल पाए और उसका ट्रीटमेंट फर्दर हो पाए। तो अभी जैसे आपने बात की आईसाइट की, जो राइट, वो भी मसल्स से रिलेटेड है कहीं ना राइट। कहीं। जब मसल्स वीक होते हैं या मसल्स काम करना हमारा कम करते हैं तो तब आईसाइट वीक होती है। हम्म, तो ये आईसाइट जो इतनी वीक हो रही है, वाकई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही हैं, तो फिजियोथेरेपी में आप कहते हो कि मसल्स को दोबारा रिपेयर किया जा सकता हम्म। है, कि अर्ली स्टेज है ये बच्चों की, इसमें मसल्स को रिपेयर किया जा सकता है। तो आईसाइट जो प्रॉब्लम, उसको भी क्या रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, आई साइट का प्रॉब्लम भी अगर वो प्योरली मसल से रिलेटेड है, कई बार आई फटीगनेस से पेन होने लगता है, तो हम उसको सर्टेन एक्सरसाइज से इसको रिगेन कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कई बार आई साइट आपकी रेटिनल डेफिशिएंसी से, या फोकस नहीं बन रहा है, या आपका जो विजन है वो कम हो गया है, तो उसका तरीका कुछ और है। उसका फिर आई सर्जन या आई डॉक्टर ही आपको उसको मेडिसिन देके या आपका स्पेक्ट करेक्शन से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसका भी असेसमेंट होगा कि ये एग्जैक्टली मसल्स की वजह से हो रहा है, या आपकी जो लेंसेस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आई है उनकी वजह से हो रहा है, या रेटिना पे फोकस नहीं बन रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड है मसल्स की वजह से, तब हम उसको एक्सरसाइज से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देयर इज बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे किसी चीज को फोकस करके देखना, या पेन से हम, आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर पेन एक्सरसाइज जी। एडवाइस करते हैं, ठीक है? तो वो सारी एक्सरसाइज आपकी जो आई बॉल के सराउंडिंग में जितनी भी मसल्स होती हैं वो उनको स्ट्रेंथन करती है। साइड में देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, लेकिन देखने का तरीका फोकस के साथ, विदाउट मतलब पलक को बिना झपके आपको उसको देखना है। और एक
खड़े होके 20 फीट तक, आपको जितना दूर आपका विजन जाए उतना देखिए और थोड़ा 20 सेकंड तक रुकिए। तो ये जो एक एक्सरसाइज के पैटर्न होते हैं, ये सब करके आप अपने एक्सरसाइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ज़्यादातर आप पेंसिल एक्सरसाइज को, अगर बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो पढ़ते पढ़ते बीच में अपनी पेंसिल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसको फोकस करें टुवर्ड्स द नोज की तरफ लेके आए, फोकस करें उसकी निप पे। तो जितनी आप फोकस करेंगे, जितनी देर तक आप मेंटेन कर पाते हैं, उतनी आपकी मसल स्ट्रेंथन होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि नहीं करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए करेक्शन ही है, क्योंकि अगर हम करेक्शन भी सही टाइम पे नहीं करते तो हमारी आई साइट पे और स्ट्रेन पड़ता है, वो जल्दी डिटोरिएट होती हैं। तो आई को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, आई को भी हम कंसीडर हमें करना चाहिए कि आजकल का ट्रेंड बन गया है कि चलो सबको ही चश्मा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लेट एज में जाके आपको स्पेक्स लगना चाहिए। आजकल की एज में जितने भी अर्ली चाइल्डहुड पे आपको बच्चों में ये स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मेन रीजन स्क्रीन, अर्ली एज से स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का, कहीं ना कहीं उसने विजन को भी खराब किया है और मसल को स्ट्रेंथन होने नहीं दिया, आई मसल को, जिसकी वजह से हमेशा उनको फटीग होता है, या किसी चीज को वो फोकसली अगर करते हैं तो उनके हेडेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेन नहीं ले पा रहे हैं। वो मसल्स में उतनी पावर नहीं है कि किसी भी काम को फोकस करके इतनी देर तक आप देख पाए। तो तो उसको अभी कम करना ये चाहिए। तो हो गया आईज की जो मसल्स की हमने बात की। जी। तो ओवरऑल अगर आप कहते हो कि किसी के मसल्स बन ही नहीं रहे हैं हाँ। या डैमेज हो रहे हैं बच्चों के, तो उनकी भी आपने बोला था कि उनको रिवर्स किया जा सकता है, राइट। रिपेयर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। तो उसमें कितना टाइम लगता है? तो अगर हम ओवरऑल मसल बिल्ड की बात करते हैं, तो मसल बिल्ड तब होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, राइट। आप प्रोटीन इनटेक भी ले रहे हैं, लेकिन आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का मतलब बच्चा खेल नहीं रहा है, बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, बच्चा चल नहीं रहा है, बच्चा भाग नहीं रहा है। तो मसल्स के जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से जो टोन होता है, जो मसल का एक नेचुरल टोन होता है, वो हम लेके नहीं आ पाते। तो ऐसे बच्चों में मसल एट्रोफी देखने को बहुत मिलती है कि वो इनटेक तो डाइटरी इनटेक तो उसका पूरा है, लेकिन आपकी जो शेप होनी चाहिए, जो मसल का एक नेचुरल शेप होता है, जो बिल्डअप होता है, जो स्केलेटन के ऊपर मसल का अपीयरेंस होता है, वो नहीं हो पाता है। उसका कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से है। तो आप अपने बच्चों को आप पैम्पर करके या जैसे भी आप उसको एजुकेट करिए कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसको करने से आपका खाली पूरा फिजिकल मतलब खाली मसल्स पे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपकी बोन स्ट्रांग होती है। बोन के साथ साथ आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आपकी जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। आप बॉडी अलाइनमेंट है मसल्स का, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टोन उसकी अच्छी सी स्ट्रांग हो सकती है, जिससे बच्चा को पावर और स्ट्रेंथ लगे। क्योंकि जितना मसल आपका लीन रहेगा, जितना मसल बल का आपका कम रहेगा, आपको वो एनर्जी नहीं लगेगी, वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशस रिक्वायरमेंट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत रोल है मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, एक नेचुरल टोन आने के लिए, और एक मसल बिल्डअप से आपकी एक ओवरऑल अपीयरेंस में भी चेंज आता है ना। बहुत बहुत पेशेंट का कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा थोड़ा-सा झुक के चलता है या हाइट छोटी है। तो इन सब का भी प्रॉब्लम इसी से ही कवर अप होता है कि अगर आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो आपकी बोनी स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट कर पाएगा। सपोज़ जो बच्चा झुक के चल रहा है, मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपकी बोन को वो अलाइन कर पाएगा, आपका स्पाइन सीधा होगा तो आप खुद ही एक सर्टेन हाइट पे आप जा सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि ओवरलुक्ड होती हैं और कई बार इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता प्रॉब्लम कहाँ एक्चुअली पे है। पेरेंट्स को भी नहीं पता काफी चीजें कि Ex- कब जाना है हमें डॉक्टर पास, या कौन सी चीज ऐसी है हम्म, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि आपका बच्चा झुक के चल रहा है, तो आप उसको वहीं वार्निंग साइन समझ लीजिए, वो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है? तो उस समय आपको अवेयर रहना है, आपको टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है कि क्यों आपका बच्चा ये झुकना शुरू हो गया है, क्यों बोन के अंदर ये सॉफ्टनिंग हो रही है, क्या मसल्स वीक है या आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जी। अगर बच्चों के पैर अंदर की तरफ मुड़ने लगे हैं या बाहर की तरफ मुड़ने लगे हैं, सडन ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। आपको इसको अर्ली स्टेज में ही एड्रेस करना चाहिए। डेली रूटीन में कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली कितनी देर किस बच्चे को एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए फॉर हेल्दी फ्यूचर, राइट। तो वो कौन सी रूटीन है? देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो पर डे 60 मिनट एक्सरसाइज रिक्वायर होती है एक अच्छी बॉडी बिल्ड के लिए, अच्छे मसल्स बल के लिए और अच्छी बोन्स हेल्थ के लिए। ठीक है, तो 60 मिनट की एक्सरसाइज या 60 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो साइकिलिंग हो, डांसिंग हो, स्विमिंग हो, आउटडोर इन एक्टिविटी हो, वो सारी आप कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड है 60 मिनट आप बच्चों को मोटिवेट करिए करने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स या स्ट्रेस नहीं डालना कि आपको 2 घंटे ही करना है, बट 60 मिनट अगर आप करेंगे तो पर डे की रिक्वायरमेंट आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट होती है। तो बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो आउटडोर इन एक्टिविटी में जाएं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खेलें। आपको कोई भी आपका फेवरेट गेम हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, स्केटिंग होता है। ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी है ना, वो ओवरऑल सारी मसल्स को इन्वॉल्व करती हैं और डे बाय डे आप अपनी मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो हमें वो फोकस नहीं करना कि चाइल्ड को हमें पर्टिकुलर टारगेटेड एक्सरसाइज करानी है, हमें चाइल्ड को इंगेज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोई बच्चा अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर डेफिशिएंसी या किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से सफर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कोई डिजीज है या कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है, तब हम टारगेटेड एक्सरसाइज पेशेंट को बताते हैं या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें कि कैसे हम अपने चाइल्ड को इंगेज कर सकते हैं, तो उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए इंगेज करिए और फिजिकल एक्टिविटी वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जो भी उनकी फेवरेट चॉइस हो, साइकिलिंग करना हो, स्विमिंग करना हो, डांसिंग करना हो, कोई भी फेवरेट गेम खेलना हो या वॉक करना हो, वो आप उनको इनिशिएट कराइए, वो आप उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि वही उनकी एक्चुअल ग्रोथ है। और इससे उनकी खाली फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही, उनका सोशल ग्रोथ भी हो रहा है। सोशल ग्रोथ यानी कि सोशल इंटरेक्शन वो कर पा रहे हैं, जी। फ्रेंड सर्कल में आ रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। फिजिकल और मेंटली तो वो स्ट्रांग हो ही रहे हैं, बट ये जो फैक्टर है, सोशल डिस्ट्रैक्शन भी आजकल बहुत बच्चों में देखा गया है, क्योंकि वो इंडोर रह गए हैं या स्क्रीन टाइम में है। बिल्कुल। तो कौन उनके घर पे गेस्ट आ रहा है या कौन उनके घर पे फ्रेंड आ रहा है, उनसे कोई लिंकअप नहीं है, बच्चे जी अलग अपने कमरे में है। तो जी। क्या कर रहा है, धीरे धीरे सोशल डिस्ट्रैक्शन करता जा रहा है। आपको चैलेंज लेना नहीं आता, आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं आएगी, या आपको कोई स्ट्रेस आ गया तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ग्रुप में वो चीज मैनेज करनी नहीं आती है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़े बड़े इशू बना देती है, जो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि आजकल हर तरफ यही बन गया है कि राइट। बच्चे अंदर ही रहते हैं, जी तो अंदर रहने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जी जी। सो अगर ये तो हो गई कि उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स ज्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स गर्ल चाइल्ड को लेकर भी हैं कि आने वाले टाइम पे या जब वो बड़े होंगे तो गर्ल चाइल्ड को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बोन्स मसल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अर्ली स्टेज में गर्ल चाइल्ड के लिए क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसी अवेयरनेस आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि क्या उनको करना चाहिए? तो मेरा एडवाइस ये है कि फीमेल अगर हम बात करें तो वैसे भी वल्नरेबल साइड पे होते हैं, राइट। जी उनको एक जब वो एज 12 या 10 प्लस की एज में लैंड करते हैं, तो उनका अर्ली प्यूबर्टी एज शुरू होता है, जिसमें उनको बहुत सारे मेंटली चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये सारी चेंजेस को आपको पेरेंट्स को स्पेशली कंसीडर करना चाहिए। अगर उनका मूड स्विंग हो रहा है या कुछ भी आप चिड़चिड़ापन देख रहे हैं, तो आपको एज अ पेरेंट उनके साथ बात करना चाहिए। उनको वो स्टेज की इम्पोर्टेंट क्या है, उस स्टेज पे क्या क्या वो चेंजेस नॉर्मल जो होते हैं, वो क्या चेंजेस होने वाले हैं या आगे आके और क्या चेंजेस आते हैं, इन सब की एक एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है हमें फीमेल चाइल्ड को एजुकेट करना कि जब वो प्यूबर्टी स्टेज में लैंड करते हैं तो क्या क्या उनके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, क्या उनको फील हो सकता है, या क्या उनके फिजिकल चेंजेस किस तरीके से वो फेस करते हैं, वो एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है। जब आप वो एजुकेशन देते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपनी इन प्यूबर्टी स्टेज को बहुत अच्छे से फेस कर पाते हैं। अगर हम अवेयरनेस की बात करूं तो आजकल हमने देखा है कि जो प्यूबर्टी एज है, जो हमारी पीरियड साइकिल है, वो बहुत अर्ली एज में भी देखने जी को मिल रही है। 8 ईयर की जी गर्ल्स साइड में या
अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ये प्रॉब्लम आई। तो मेन हमारा कंसर्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। तो ऐसा इसका डायरेक्टली रिलेशन आपका सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी मैप्ड है कि एक सर्टेन एज पे जाके हम सेटिस्फाइड हैं या हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर है पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिगिन करने के लिए, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। जी। और चाइल्डहुड के बाद ये शुरू होता है। लेकिन आजकल हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट जो किड्स हैं, फुल मेकअप के साथ डांस कर रही हैं, किसी भी तरीके के सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रही हैं। तो ब्रेन को कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है, वो मैच्योर वाले काम कर रही हैं, राइट। जो आप एक्ट करते हो ब्रेन वो मैनिपुलेट करता है, राइट। तो ये जो आप रोज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करा रहे हो अपने चाइल्डहुड बच्चे को, अपने जो यंग बच्चे हैं उनको रील बनवा रहे हो, अलग अलग गानों पे परफॉर्म करवा रहे हो, जी। या लाउड मेकअप करवा रहे हो, उनकी चाइल्डहुड आपने छीन लिया। वैसे ही आप उनको इंगेज कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, और कहीं ना कहीं ब्रेन उसको एक्ट कर जाता है कि नहीं, अब आप एडल्टहुड की तरह रिएक्ट कर रहे हो। ब्रेन, योर बॉडी इज रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। तो ये साइन है अर्ली प्यूबर्टी आने का। तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों को दूर रखो। अगर बच्चे देख भी रहे हैं तो आप कार्टून लगाओ, किड्स से रिलेटेड आप चैनल जी। यूज करो, रादर देन उनको इंगेज करने के लिए रील्स पे या कोई वैसा प्रमोट करने के लिए। तो अर्ली प्यूबर्टी डायरेक्टली आपके अंडर कंट्रोल में है। मेरा रिक्वेस्ट वही पेरेंट्स से होगा कि पेरेंट्स अगर इस एक्टिविटी को मोटिवेट करते हैं तो उनको वहीं पर स्टॉप करना चाहिए, और अपने बच्चों के साथ आप किड्स की तरह प्ले करें, चाइल्ड जैसे हम खेलते हैं बच्चों के साथ वैसा टाइम स्पेंड करें। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप दिखा रहे हैं तो कार्टून या किड्स से रिलेटेड चैनल, जो एडल्ट वाले कंटेंट हैं, जो मेकअप है, जो ड्रेसअप है, वो सब नहीं कराना चाहिए। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरा अवेयरनेस मैं बोलूँगी एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में। जी। तो आप सभी पेरेंट्स ने एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये एचपीवी होता क्या है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस जी। करते हैं। तो एचपीवी एक ऐसा वायरस है जो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर को मतलब कॉज करता है। कॉज कर। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो हमारी इंडिया में बहुत सारी एचपीवी वैक्सीनेशन आई हैं जो इस प्यूबर्टी में होने वाले कैंसर को 95% एक्यूरेसी के साथ खत्म कर सकता है। 100% नहीं होता, कि कई बार 5% रिस्क भी चांसेस होते हैं। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कई पेशेंट्स को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। लेकिन ये जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, जो इसकी मतलब एक एक्यूरेसी है, वो कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर को होने में स्टॉप करती है। तो जितनी भी गर्ल चाइल्ड जो प्यूबर्टी एज में है, तो उनको एचपीवी वैक्सीनेशन पेरेंट्स को करवाना चाहिए, जिससे कि वो आगे अपने जो हेल्थ को है, वो सर्वाइकल हेल्थ को अच्छे से फेस कर पाए, उनको कोई भी ऐसा रिस्क होने का चांसेस ना रहे। तो जो आइडियल एज है इसकी वैक्सीनेशन की, वो 12 टू 14 ईयर्स की एज में है। जितना अर्ली स्टेज में आप वैक्सीनेटेड करा लेती हैं, उतने ही चांसेस कैंसर को ना होने से आप बचाते हैं, ठीक है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही गाइड मतलब मोटिवेट करती हूँ कि आप स्किप ना करें, कि नहीं बाद में करा लेंगे। जितना अर्ली आप करेंगे उतना ही आप प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रहेंगे, तो वो आपको जरूर कराना चाहिए। क्योंकि आजकल सेकेंड मोस्ट कैंसर में है सर्वाइकल कैंसर, टॉप मोस्ट पे ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद अब सर्वाइकल कैंसर वुमेन्स में जो स्पेशली देखने को मिलते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन तो बहुत सारे हम्म, पेरेंट्स का कंसर्न है कि वो इस बारे में एक तो अवेयर नहीं है, राइट। दूसरा वो जानना चाहते हैं जो जिन्होंने सुना भी है कि हाँ ये वैक्सीनेशन है, बट वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हमारे बच्चों के लिए सेफ है। बिल्कुल, ये सेफ है, ये आपकी प्रोटेक्टिंग शील्ड के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि हम एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, कब आप एनकाउंटर कर सकते हैं इस चीज़ को, आपको जी। पता भी नहीं चलेगा। तो आपका जो एक सर्टेन एज है, आप उस एज में अगर आप अपने आप को वैक्सीनेटेड करते हैं, तो एक आप अपनी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे रहे हैं। तो इससे साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इस एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में, तो कोई भी रील, कोई भी ऐसे रैंडम चीज़ से आप
इन्फॉर्मेशन मत गैदर करिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी ये क्रिएट करते बिल्कुल। हैं। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है वो ट्रस्टेड या तो हेल्थ केयर प्रोफेशन से लीजिए या ट्रस्टेड साइट से लीजिए, जो आपको WHO की साइट है, जो आपको फैक्ट दे पाए, आपको एक्चुअल नॉलेज दे पाए, रादर देन कि आप मिथ में चले जाएं कि नहीं इससे तो बॉडी में बहुत सारे बस। चेंजेस आ जाते हैं या आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हाँ, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स की भी साइड बात हो इफेक्ट्स रही की है। बात होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और फीमेल के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग शील्ड है, और इसको अर्ली करवा लेना चाहिए रादर देन कि आप लेट प्यूबर्टी में कराएं या आप आफ्टर मैरिज कराएं। तब आपको ना करा के आप इसको जितना अर्ली आप करा लेंगे उतना ही चांसेस है आपकी प्रोटेक्टिंग शील्ड के लिए। तो अगर आप इसकी एक्यूरेसी पूरा लेना चाहते हैं तो अर्ली प्यूबर्टी में इसको स्टार्ट कराना चाहिए। कौन से ऐसे इश्यूज या कौन से ऐसे कंसर्न्स आपके पास आते हैं बच्चों को लेकर, पेरेंट्स आते हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स मेजर जो दिखती हैं बच्चों में आजकल? देखिए, हमारे पास बहुत तरीके के चाइल्डहुड पेशेंट्स आते हैं। जैसे अगर हम एक कंसीडर करते हो विटामिन डी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो पेशेंट्स के जो लेग्स होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, या पेशेंट के जो नीज होते हैं वो एक दूसरे में टच होते हैं। जब वो चलते हैं तो वो टच होते हैं, जब वो रन करते हैं तो वो टच होते हैं। तो दो तरीके की नी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है पेशेंट्स में। एक तो आपकी नीज दोनों टच होके चलेंगे, दूसरा नीज अपार्ट हो जाएंगे। एक जो नॉर्मल स्पेस होता है उससे दुगना स्पेस नीज के बीच में हो जाता है जब आप खड़े होते हैं। तो ये दो कंडीशंस विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो हम बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से, दोबारा से बोन को रीअलाइन करके। दूसरा, इसके साथ साथ हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि पेशेंट्स को या जो भी चाइल्ड है उनको विटामिन डी के शॉट्स दिए जाएं, क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी से वो सॉफ्टनिंग हो रही है, सॉफ्टनिंग की वजह से मसल वीक हो रही है, मसल वीक होने से वो अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ दोनों चीज पे काम करना पड़ेगा, जो कमी है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। कमी होने के बाद जो मसल इनटॉलरेंस आया, मसल वीकनेस आया, उसको फिजिकल थेरेपी से कवर अप करना पड़ेगा। दूसरा, जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास पुअर पोस्चर के, जो बैड तरीके से बैठना हो गया, आपका बैक पैक ढंग से कैरी ना होना हो गया, या ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे जो काम करते रहते हैं उनके जो नेक होते हैं वो आगे की तरफ हो जाते हैं, नेक पेन हो जाता है। तो वो सारे जो पोस्चरल प्रॉब्लम होते हैं बहुत कॉमनली हमारे क्लिनिक में देखने को मिलते हैं, और इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट को हम बताते हैं कि अर्गोनॉमिक्स क्या है, आपकी सिटिंग अर्गोनॉमिक्स क्या है, आप लैपटॉप कैसे आपको रखना है, आपको जो स्टडी टेबल आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको सिटिंग पोस्चर क्या है, आपका हैंड पोस्चर क्या है, वो सारे हम अर्गोनॉमिक्स बताते हैं। पर प्लस पेन मैनेजमेंट करते हैं, और एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम बताते हैं, जिससे कि पेशेंट्स दोबारा से अपनी लाइफस्टाइल में बैक हो सकता है। और ये सारी रिवर्सिबल चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट की बात करें, परमानेंट डिफॉर्मिटी तभी आती है जब हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं और बोनी में चेंजेस आते हैं। तो थर्ड जो मैं केस डिस्कस करना चाहती हूँ वो फैटी लिवर का है। आजकल बहुत सारे यंग चाइल्डहुड में फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को जी। मिल रही है। ये फैटी लिवर होता क्यों है पेशेंट का? सबसे बड़ा पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि हमारा बेटा तो इतना छोटा है, इतनी अर्ली एज में, इसको फैटी लिवर कैसे हो सकता है? फैटी लिवर तो जो अल्कोहल पीते हैं उनको होता है, राइट? तो जो फैटी लिवर होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, एक मेटाबॉलिक जो लाइफ स्टाइल की वजह से जो फैटी लिवर होता है वो चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। ये फैटी लिवर इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल बच्चे ज्यादातर जंक फूड यूज कर रहे हैं, जी। जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, शुगरी ड्रिंक पीते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्लीप डिसऑर्डर है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है। तो ये सारे कंबाइन होके फैटी लिवर में कन्वर्ट हो रहा है कि आपकी ये सारी जो हैबिट है, डे बाय डे की जो हैबिट है, वो एक्स्ट्रा फैट आपकी लिवर के ऊपर जमा होने लगता है और पेशेंट फैटी लिवर की प्रॉब्लम को फेस करने लग जाता है। अब पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि अगर किसी बच्चे को हो भी गया फैटी लिवर तो हमें कैसे पता लगता है कि फैटी लिवर है? तो अगर आपका बच्चा फ्रिक्वेंटली पेट में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, या आप देख रहे हो कि अचानक से बच्चे का वेट गेन हो गया, मतलब बच्चा उतना हैबिचुअल नहीं है वेट गेन करने का, लेकिन अचानक से बॉडी उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, या वो लिथार्जी होना शुरू हो गया है, पेन कंप्लेन कर रहा है, आउटडोर इनएक्टिविटी वो
एक्टिविटी को वो पहले करता था, लेकिन अब वो बचने लगा है उस चीज से। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके बच्चे को प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा साइन पेट दर्द का आएगा, क्योंकि पेट दर्द ही वो साइन आपको देगा जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, राइट। मसल्स पेन या लॉन्ग सीटिंग से आपको नहीं पता चलेगा कि मसल पेन होगा, आप इसको इग्नोर करोगे। लेकिन अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि फ्रीक्वेंट उसको पेट दर्द हो रहा है, या कुछ खाता है, कुछ दिन ठीक रहेगा, लेकिन फिर कंप्लेन हो जाएगी, क्योंकि एक बार की कंप्लेन में कोई भी पेरेंट डॉक्टर के पास जी। नहीं जाएगा, है ना। वो अपने घर में रेमेडीज देगा, कुछ घर में जो पेन किलर रखा होगा वो देगा, हो सकता है उससे वो डिमिनिश हो जाए। लेकिन ये मोस्टली कंप्लेन हाँ, मोस्टली ये बच्चा, देखा जाता है कि शायद एसिडिटी की वजह से हो राइट रहा है। राइट राइट, लेकिन ये कंप्लेन बार बार आती रहेगी और आपको फिजिकली भी चेंजेस देखने को जी। मिलेंगे। फिजिकली चेंजेस की लिथार्जी हो जाएगा, बच्चा आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, वेट गेन होने लग जाएगा, या वेट रिड्यूस भी होने लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि फैटी लीवर उन्हीं को हो जिनका वेट ज्यादा हो। आजकल फैटी लीवर लीन बच्चों को भी देखा जा रहा है। वो फैटी लीवर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा स्वीट वाली चीजें ले रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, मैदा ज्यादा खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आजकल फैटी लीवर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है। और अगर फैटी लीवर को हमने टाइमली एड्रेस नहीं करा तो ये स्कारिंग कर देता है लीवर पे, राइट। फिर वो सिरोसिस में चेंज हो जाता है। तो वो जो एडवांस स्टेज है, फिर हम उसको कंट्रोल करने में हमें बहुत चैलेंज लगता है, या कई बार चैलेंज मतलब आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। तो फैटी लीवर को आप एड्रेस, जरूरी नहीं है किसी को प्रॉब्लम हो तब आप क्योर करो उसको। आपको अपने बच्चे को बैलेंस की तरफ मूव करना है। आपको ऑटोमेटिक कट कर देना है, जंक फूड कट करना है, शुगरी जो भी आप ड्रिंक देते हो वो कट कर देना है। आपको जितने भी रेफ्रिजरेटर वाले स्टोरेज फूड होते हैं वो आपको कट करना है। बच्चों को मोटिवेट करिए कि फिजिकल एक्टिविटी में जाए। बच्चों को एक टाइम बाउंड करिए कि इतने टाइम तक की स्क्रीन पे आपको बैठना है, उस अदरवाइज नहीं बैठना। तो ये सारी चीजें तब नहीं करनी है कि जब आपके पास प्रॉब्लम हो, ये आपको पहले से ही करो। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, हमको वेट नहीं करना है कि हमें वहां तक पहुंचना है उस कंडीशन तक तब हम ये सारी चीजें करेंगे। आपको स्टार्टिंग से ही उस चीज को करना बंद कर देना है कि आपके बच्चे वो सफर ना करे। और अगर बच्चों को वो प्रॉब्लम है, अंदर है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे, तो वो इस एक्टिविटी से रिवर्स हो जाते हैं। तो फैटी लीवर बच्चों में जो है वो रिवर्स भी हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, बट जरूरत है उनको चीजों को अलाइन करने के लिए। एक बैलेंस जो क्राइटेरिया होता है वो उनको मेंटेन करना चाहिए। बट जैसे आपने बताया कि आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, जी। बच्चे आते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी का क्या रिलेशन है फैटी लीवर के साथ? आप कैसे उनकी हेल्प करते हो, कैसे रिवर्स करते हो? देखिए, जो फैटी लीवर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी हो रहा है। अच्छा। आप वो फैट जो आप रोज ले रहे हो उसका यूज ही नहीं हो रहा, हम्म, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, हम्म, उसको बर्न आउट कराना है आपको। अब जो डॉक्टर होंगे, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, आपको बच्चों को काउंसलिंग करेंगे कि नहीं, आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी कितना इम्पोर्टेंट है, हम्म, कैसे आप अपने स्टोर फैट को यूज करो, या जो आप शुगर चीज खा रहे हो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। हम्म, हमारी बॉडी में पर डे हर चीज की एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो पर डे आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? लिवर में डिपॉजिट हो रहा है, या फैट में डिपॉजिट हो रहा है। तो आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हो उसको आप कंज्यूम कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप हम्म, उसको कंज्यूम करोगे, आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, रनिंग करो। आप ये सारी चीजें करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसका फैट यूटिलाइज होगा तो लीवर अपने आप को हील कर लेगा। तो और आप कौन सी एक्सरसाइजेस करवाते हैं उनको? उनको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं, उनको हम कार्डियो एक्सरसाइज बताते हैं, उनको हम साइकिलिंग करना बताते हैं। अगर बच्चा स्विमिंग में इंटरेस्टेड है तो हम उनको बोलते हैं कि पर डे आप 1 आवर की आप स्विमिंग करिए, जिससे आपकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो एनहेंस हो और आपका जो स्टोर फैट हो वो यूज हो। अगर हमें लगता है नहीं, पर्टिकुलर चाइल्ड की कोई पर्टिकुलर मसल अगर वीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चाहे वो लेग से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक से रिलेटेड हो, चाहे शोल्डर से रिलेटेड हो, तो हम उनको टारगेटेड एक्सरसाइज कराते हैं जो पर्टिकुलर मसल्स पे एक्ट करती है। बाकी जो एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, डांस करना, स्विमिंग करना, ये ओवरऑल बिल्ड पे वर्क करता है।
ठीक है। तो टारगेटेड एक्सरसाइज हम उन्हीं पेशेंट को एडवाइस करते हैं जिन्हें पर्टिकुलर पोर्शन पे या पर्टिकुलर ऑर्गन पे, पर्टिकुलर मसल्स पे कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज हम फैटी लिवर के जो भी पेशेंट होते हैं हम उनको कॉमनली एक्सरसाइजेज बताते हैं, जो उन्हें ये भी ना लगे कि उन्हें एक्सरसाइज करना है और उनका इंजॉयमेंट भी हो जाए और जो उनकी प्रॉब्लम है वो भी रिवर्स हो जाए। तो जो किड्स को डील करने का तरीका होता है ना, उन्हें हम जी। कभी फोर्सफुली कोई चीज फोर्सफुली करा नहीं कर ही नहीं सकते। सकते जी। जब तक वो एंजॉय नहीं करेंगे उस चीज हाँ। को। जब तक वो उस चीज को नॉर्मल नहीं लेंगे, उस चीज को परफॉर्म ही नहीं करेंगे। तो हमारा मेन फोकस होता है कि पेशेंट रिवर्स भी कर ले अपनी चीज को और उसको बर्डन भी ना फील हो, स्पेशली फॉर किड्स। सो डॉक्टर प्रीति, आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स जानना चाहते थे, उनके कंसर्न्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने क्लैरिटी दी। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर हुए होंगे कि उनको अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना है, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो डॉक्टर प्रीति ने बताए हैं कि आपको कैसे उन वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या मसल की जो डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर किया जा सकता है अगर आप अर्ली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो हमारी बोन्स को लेकर, मसल्स को लेकर, या आने वाले कल में हमारे बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर प्रीति ने हमें बताई। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और कंसर्न्स होंगे, कोई और क्वेश्चंस होंगे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम डॉक्टर प्रीति से नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके रिलेटेड डिस्कशन कर सकें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। विजयलक्ष्मी। थैंक यू।